हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के, इफ द कैंटिलीवर बीम कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एवरेज एंटायर लेंथ देन शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए, पहला तो एक कैंटिलीवर बीम है। ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें एक एंड फिक्स्ड है, अदर एंड फ्री है। इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा देन द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। देखिए, ये अगर कैंटिलीवर बीम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो इसका बेंडिंग मोमेंट का शेप जो है वो इस तरीके का बनेगा एंड दैट विल बी द पैराबोलिक। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पैराबोलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, for the same span and loading condition, the maximum bending moment in a fixed beam compared to the maximum bending moment in a fixed beam as compared to a simply supported beam. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर दोनों में ही लोडिंग कंडीशन सेम है तो इनमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू किसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं एक बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाऊंगा तो इसमें बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला हो जाएगी WL²/8, और अगर इसमें फिक्स बीम में सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, स्पैन हो जाएगी L। ठीक है, इसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगा? जिसमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट जिस तरफ है वहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी WL²/12। ये हो गया WL²/12, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस WL²/12। ये हो जाएगा ये हो जाएगी WL²/12। इसके बाद इसके ऊपर मैं ओवरलैप करूँगा बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू वैल्यू हो जाएगी कितना WL²/8। सो अगर मैं दोनों को माइनस करूँ WL²/8 माइनस ऑफ WL²/12 तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको और मैं इसको कंपेयर करूंगा, क्योंकि इसका ये जो अगर फिक्स सपोर्ट होगा, फिक्स टेंड होगा दोनों तरफ, तो इतना वैल्यू लेना होगा हम लोगों को। इतना वैल्यू इन द सेंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू, तो दिस वैल्यू विल बी WL²/8 माइनस ऑफ WL²/12। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो फिक्स्ड में हमेशा कम होता है इन कंपेरिजन टू दी सिंपली सपोर्टेड। द बेंडिंग मोमेंट इन अ फिक्स्ड बीम कंपेयर टू द इज ऑलवेज लोअर हो जाएगी आंसर। ठीक है, कम होगा, फिक्स्ड में कम, नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड में ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बीम फॉर द अबव कैंटिलीवर बीम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट ए। शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगा? देखिए, शियर फोर्स का मतलब क्या है? शियर फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए पूरा बीम जो है, पूरा बीम में मोमेंट की वैल्यू 2 किलो न्यूटन मीटर है, कांस्टेंट है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शियर फोर्स विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इज साइन। जैसे फिक्स सपोर्ट का अभी मैंने बताया था, दिस इज द डायग्राम, और इसके ऊपर ओवरलैपिंग होगा, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक निगेटिव वैल्यू है। फिर एक्चुअली इसका बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनेगा ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ कहाँ होगा? ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। तो इस क्वेश्चन में शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? शियर फोर्स इन दिस बीम विल बी, हमें निकालना होगा। देखिए, यहाँ पे शियर फोर्स का मतलब क्या है? VA और VB का वैल्यू निकालनी होगा।
सो VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। इसका मतलब VA और VB दोनों की वैल्यू ऑपोजिट होगा। इसके बाद समेशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। A में अगर मोमेंट की वैल्यू मैं करूँ तो मोमेंट निकालो A पॉइंट में, ठीक है, ये VA ये VB, मोमेंट निकालो A पॉइंट में तो वैल्यू आएगा M प्लस VB इंटू L is equal to 0. So VB is equal to minus of M by L. So VA will be equal to the M by L. तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है इसमें वैल्यू बनेगा शियर फोर्स की M by L, ठीक है, M by L वैल्यू होगा शियर फोर्स की वैल्यू। नेक्स्ट है फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम दी अलोएबल डिफ्लेक्शन शेल नॉट एक्सीड, कितना होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या अलोएबल डिफ्लेक्शन। देखिए द अलोएबल डिफ्लेक्शन कितना मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो पहला हो गया स्पैन बाय 250 एंड स्पैन बाय 350, दो वैल्यू है हम लोगों के पास। स्पैन बाय 250 जब होगा जब हम लोगों का जो वैल्यू है उसमें फिनिश वगैरह हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन अगर फिनिशिंग और पार्टीशंस का होगा इंक्लूडिंग फिनिशिंग एंड पार्टीशन एंड फिनिश, पार्टीशन और फिनिशिंग में जो भी वैल्यू होगा वो हो जाएगी स्पैन बाय 350, लेकिन नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड बीम में स्पैन बाय 250 या यहाँ पे स्पैन बाय 250 ऑप्शन नहीं है तो स्पैन बाय 350 वैल्यू हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद ए बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कैरीज ए फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कैरीज ए uniformly distributed load over the entire span. The ratio of bending moment at the support to the bending moment at the midspan is bending moment at the support to the bending moment at the midspan. यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी WL²/12 और यहाँ पे सेंटर में हो जाएगी WL²/8 सेंटर में, लेकिन सेंटर में क्या होगा बेंडिंग मोमेंट एट एंड इज इक्वल टू WL²/12 और बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इज इक्वल टू WL²/8 माइनस ऑफ WL²/12। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 24, 3 माइनस ऑफ 2 24। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ द रेशियो ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन, सो WL²/12 इंटू 24/WL²। तो यहाँ से वैल्यू आएगा मेरे पास, दो डिवाइड किया हूँ मैं, दोनों बेंडिंग मोमेंट्स को डिवाइड किया हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगा 2 की वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद द शियर डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड। देखिए कैंटिलीवर बीम एक बना के रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा कर रखा है एट द फ्री एंड, उसकी शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा इस तरीके का, ठीक है, W वैल्यू और W वैल्यू, ठीक है। तो इट विल बी ये द शियर फोर्स डायग्राम विल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरिंग distributed load of zero intensity over a simply supported beam is carrying distributed load of zero intensity at over one support to linearly varying intensity of W over the another support, 0 at one to W at the another support। तो ये एक linearly ना यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम क्या होगा, इसमें जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिस वन विल बी ऑफ क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते तो क्वाड्रेटिक पैराबोला या सिंपल पैराबोला ऑफ ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 3 है। इसके बाद द बीम शोन इन फिगर इज
अगर देखिए ये जो बीम है इसमें B2C जो स्पैन है ओवर हैंगिंग है, अगर इसमें भी एक ओवर हैंगिंग होता तो ये डबल ओवर हैंगिंग होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ B2C है तो इसीलिए दिस इज द वन टाइप ऑफ सिंगल ओवर हैंगिंग बीम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कैंटिलीवर बीम शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट फिक्स्ड एंड। शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है फिक्स्ड एंड में? देखिए शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। सो टोटल लोड कितना है हमें फाइंड आउट करना है, 25 प्लस 30 पर मीटर के लिए, 1.5 मीटर के लिए कितना होगा? सो वैल्यू कितना होगा टोटल लोड का? 25 प्लस 45, तो 70 वैल्यू हो गया। सो ऑप्शन द टोटल लोड विल बी 70 या शेयर फोर्स विल बी 70 एट फिक्स सपोर्ट। नेक्स्ट है इन ए simply supported beam of simply supported beam of span L subjected to uniformly distributed load of intensity W kilonewton per meter over each enter lambda maximum bending moment is given by the maximum bending moment क्या होगा इसमें? maximum bending moment की जो वैल्यू होगा सेंटर में होगा which is equal to WL square by 8, डायरेक्ट फार्मूला है। तो WL square by 8 ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन ए बीम सब्जेक्टेड टू ओनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज। कभी कोई भी बीम हो चाहे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम कैसा होगा? बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम जो ये है वो हमेशा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में पैराबोलिक होगा, ठीक है, पैराबोलिक या और ऑर्डर 2। नेक्स्ट है इन ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग cantilever beam subjected to general loading the maximum bending moment is at maximum bending moment जो होगा वो हमेशा fixed end में होता है, it will be always at the fixed end। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होता है हमेशा चाहे कोई भी टाइप ऑफ लोडिंग हो। ये कंसंट्रेटेड लोड के लिए, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, और ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 तो ऑर्डर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट बी। वी ए और वी बी निकालनी है, ठीक है। वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। सो 30 इंटू 1, ये कैसे घूम रहा है? अबाउट ए पॉइंट क्लॉकवाइज। उसके बाद वी बी कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो वी बी इंटू टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए 3। सो वी बी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी 10 किलो न्यूटन, और वी ए का वैल्यू हो जाएगा 30 माइनस ऑफ 10 20 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमें ये पूछा है सो 10 किलो न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ shear force diagram at any section will be। what will be the slope of shear force? differentiation of shear force with respect to x, the slope of the shear force diagram at any section will be कौन सा होगा? जो shear force का स्लोप होगा इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं यूनिट वाइज देखूँ तो किलो न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब है द ऑर्डिनेट ऑफ द लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन, क्योंकि लोड के कारण और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दिस वन विल बी द ऑर्डिनेट ऑफ द लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और सिंपली सपोर्टेड बीम है। कौन कौन सी चीजें हम लोग चेक करेंगे? चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज फॉर शियर
check the section at center for bending moment and at the support for shear. Check at the center for shear and at the support for bending moment and none of these. डिजाइनिंग करेंगे तो हम लोग ये चीज देखेंगे क्योंकि हमें पता है बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो सेंटर में मैक्सिमम होगा और shear फोर्स जो होगा वो एजेस में मैक्सिमम होता है. सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर so which one will be the option? So the option will be option number B. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है pick up the correct statement from the following. For a uniformly distributed load the shear force varies linearly. बिल्कुल नहीं है, पैराबोलिकली होता है. For a uniformly distributed bending moment curve is a parabola. ये सही है. For a uniform the shear force curve is parabola. बिल्कुल नहीं है. ऑप्शन so option will be option number B. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए. A lever is supported on two hinges at A and C. It carries a force of 3 kilonewton as shown in the figure below. The bending moment B. The bending moment B will be, what will be the bending moment at B? Bending moment at B will be बेंडिंग मोमेंट कितना होगा. देखिए ये जो बीम है बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है बी पॉइंट में. पहले हमें ये देखना है यहाँ पे 3 किलो न्यूटन लोड है और डिस्टेंस है 1 मीटर. सो यहाँ पे भी एक 3 किलो न्यूटन का लोड लगेगी बैलेंस करने के लिए. फिर उसके बाद मोमेंट निकालते हैं. ठीक है. मोमेंट निकालने के बाद वी ए और वी सी का वैल्यू निकालते हैं. वी ए का जो वैल्यू है, नहीं साफ सी बात है, जो हम लोगों की वी ए निकालनी है और वी सी निकालनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर और इधर 2 मीटर. सो 1 मीटर में अगर इसको देखा जाए ये एक कपल बन रहा है, कपल ऑफ 3 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट. तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वी ए इज प्लस द वी सी इज इक्वल टू 0. सो मोमेंट एट A is equal to 0, 3 is equal to VC into 3. So VC का वैल्यू 1 हो जाएगा और VA का वैल्यू -1 हो जाएगा. सो यहाँ पे -1 हो जाएगा एंड यहाँ पे +1 हो जाएगा. सो -1 into 1 यहाँ पे हो जाएगी -1 वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की और यहाँ पे हो जाएगी 2 वैल्यू. यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो गया +1. तो +1 into 1 +1. ठीक है. यहाँ पे +1 वैल्यू है और यहाँ पे +2. तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 1 वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे -1 आ रहा है. सो हमें फाइंड आउट करना है दिस पॉइंट में. तो यहाँ पे हम लोग के वैल्यू जो आ रहा है वो 1 आ रहा है. ठीक है. आपको पहले रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा. रिएक्शन के बाद रिएक्शन के साथ जब डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे सीधा जिस पॉइंट में भी चाहिए वहां तक आप डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो तो मोमेंट आ जाएगा. ठीक है. सो द मोमेंट इज 1 किलो न्यूटन मीटर. A simply supported beam is loaded as shown in the figure below. The maximum shear force in the beam. देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है शेयर फोर्स की वैल्यू. तो शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा, रिएक्शंस फाइंड आउट करना होगा. ठीक है. ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं. यहाँ पे मैं वी ए फाइंड आउट करूंगा और ये वी बी फाइंड आउट करूंगा. तो पहले लिखना है वी ए प्लस बी वी इज इक्वल टू टोटल लोड कितना है डब्ल्यू प्लस 2W प्लस डब्ल्यू कितना हो गया 4W. उसके बाद मोमेंट निकालेंगे ए पॉइंट में इज इक्वल टू 0. सो W इंटू कितना मीटर C प्लस 2W इंटू 2C प्लस W इंटू इसके लिए W इंटू C, इसके लिए 2W इंटू 2C, इसके लिए W इंटू 3C. ये सारा क्लॉकवाइज घूम रहा है अबाउट ए पॉइंट विच इज इक्वल टू VB इंटू 4C. ये एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए मैंने इक्वल के एक तरफ लिख दिया. इक्वल के एक तरफ क्लॉकवाइज लिखना है, इक्वल के दूसरे तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखना है. तो यहां से मैं अगर VB का वैल्यू फाइंड आउट करूं, VB इज इक्वल टू WC
प्लस 4WC प्लस 3WC इज इक्वल टू 8WC हो गया, 8WC बाई 4C विच इज इक्वल टू 2W हो गया। इसका मतलब VB का वैल्यू 2W है और VA का वैल्यू हो जाएगा फिर से 2W, क्योंकि बीम को देख के भी लग रहा है दिस इज सिमेट्रिकली लोडेड। अब मैं शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पे लेफ्ट हाफ पॉजिटिव है 2W, W, फिर उसके बाद और एक W हो गया, उसके बाद और एक W, उसके बाद 2W। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shear force in the beam? तो फाइनली shear force की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो फाइनली shear force की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2W होगा। ठीक है, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए built beam is shown in the figure below. The shear force distribution in the beam will be, shear force की वैल्यू कैसा होगा? अगर बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से हो रहा है तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगा? तो शेयर फोर्स की जो वैल्यू है वो बनेगा हम लोग की, ऑप्शन कौन सा बनेगा? इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, द एक्सप्रेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L, flexural rigidity EI and subjected to a uniformly distributed load, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेंसिटी W इज क्या होगा? इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है फ्री एंड, जो हम लोग ये कैंटिलीवर बीम है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, हमें फ्री एंड में फाइंड आउट करना है थीटा की वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक पहले क्या करना होगा, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी होगी। जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो गया, वैल्यू होगी W इंटू W पर मीटर के लिए, सो L मीटर के लिए WL, सो W इंटू L इंटू L/2, ये पैराबोलिक होगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये पैराबोलिक है। सो इसका वैल्यू होगा W इंटू L इंटू L/2 WL²/2 EI, M/EI डायग्राम बनानी है। उसके बाद इसका एरिया निकालनी है। सो एरिया हो जाएगी हाफ इंटू L इंटू WL²/2 EI। सो ये जो भी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, दिस वैल्यू विल बी स्लोप WL³/4 EI। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का स्लोप की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगी हम लोगों का, सॉरी WL³/4 के जगह में जो एरिया होता है वो 1/3 होगा, क्योंकि ये पैराबोला है। पैराबोला की एरिया जो होगा 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, सो WL³/6 EI हो गया। 6 होने के बाद ये हो गया थीटा की वैल्यू। मुझे निकालनी है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू हमें मल्टीप्लाई करना होगा साथ में डिफ्लेक्शन निकालने के लिए WL³/6 EI। पहले ये जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू लिख दूंगा। उसके बाद पैराबोला का सेंट्रोइडल वैल्यू में लिख दूंगा। पैराबोला का सेंट्रोइड होता है 1/4 एंड 3/4, सो 3/4 टाइम्स ऑफ L लिख दूंगा। तो इससे वैल्यू आ जाएगा WL4/8 EI। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन की वैल्यू। सो ऑप्शन विल बी WL4/8, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा डिफ्लेक्शन एट द फिक्स्ड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज लाइकली टू हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है वो इसमें नहीं हो सकता, कैंटिलीवर में, सिंपली सपोर्टेड में नहीं है। बीम विद ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग जिसमें होगा उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू प्लस से माइनस जाएगा या माइनस से प्लस होगा। नेक्स्ट है, इन ए रिजिड जॉइंटेड फ्रेम द जॉइंट्स आर कंसिडर्ड, क्या क्या होगा? टू रोटेट ओनली एज ए होल, नॉट टू रोटेट एट ऑल,
that 50% of the member rotate in clockwise direction, 50 anti-clockwise, none of these। देखिए रिजिड जॉइंटेड फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जिसमें जो जॉइंट होगा ना उसमें रोटेशन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा एज ए होल। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, देयर विल बी रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। यहाँ पे ट्रांसलेशन दे के नहीं रखा है, सो रोटेट एज ए होल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, A fixed beam is subjected to uniformly distributed load over its entire span. The joints of contraflexure will occur on either side of the center at a distance of dash from the center। कितने डिस्टेंस में होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो होगा फिक्स बीम में ये बन जाएगा L/2√3 एट a distance of L/2√3 from the center। नेक्स्ट है the maximum bending moment for a simply supported beam with a uniformly distributed load। simply supported beam with uniformly distributed load फॉर्मूला क्या हो जाएगी? WL²/8 मैक्सिमम। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें डेरिवेशन करने के समय एग्जाम्स में आप लोग के पास रहेगा नहीं। तो फॉर्मूला विल बी WH²/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट एट अ हिंज विल बी। देखिए साफ सी बात है, मोमेंट चाहे वो हिंज हो चाहे वो रोलर हो, दोनों में मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ ए लेंथ L subjected to a moment m at its free end, the shape of shear force diagram। कैंटिलीवर बीम है ऑफ लेंथ L, मोमेंट m at its free end, the shape of the shear force diagram। shear force diagram की वैल्यू क्या होगा? देखिए कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछा है, shear force is equal to differentiation of moment with respect to x, लेकिन ये जो मोमेंट होगा ना ये कांस्टेंट होगा ऑल ओवर। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होते हैं, सो देयर विल बी नो shear force एट एनी पार्ट ऑफ द बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए conjugate beam a simple outer support in the real beam is transferred as a। देखिए कॉन्जुगेट बीम में हमें क्या करना है, जो भी कॉन्जुगेट बीम में लगाएंगे, रियल बीम में अगर कोई सपोर्ट है उस सपोर्ट को हम लोग कॉन्जुगेट बीम में सिंपल सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है EI इंटू dy/dx³ फॉर ए बीम रिप्रेजेंट्स, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, जैसे हमें पता है मोमेंट इज इक्वल टू EI इंटू d²y/dx², ये मोमेंट का फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें और एक क्यूब कर दूंगा इसका मतलब क्या हो जाएगी? मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या x। मोमेंट का यूनिट क्या है? किलो न्यूटन मीटर। अगर मीटर से मैं डिवाइड करूं तो बन जाएगा किलो न्यूटन, विच इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है ये? दिस इज द यूनिट ऑफ शेयर। इसके बाद द डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम मे बी रिड्यूस्ड बाय डिफ्लेक्शन। देखिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं मोमेंट एरिया मेथड या कॉन्जुगेट बीम मेथड से करूं तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m/ei डायग्राम। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/ei। अब I का मतलब क्या है? I का मतलब है BD³/12। इसका मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो यहाँ पे क्या लिख कर रखा है? डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस बाय इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द सेक्शन, बिल्कुल सही। इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ एंड रेस्ट्रेंट, बिल्कुल सही। इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ द सेक्शन, बिल्कुल सही। मतलब इसमें आपको इसका जो ऑप्शन होगा एनी वन ऑफ द अबोव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप एट द सपोर्ट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो स्लोप, व्हाट विल बी द स्लोप एट द सपोर्ट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए सेंट्रल लोड W। देखिए हमें फाइंड आउट करना है A या B पे स्लोप। थीटा एट A इज इक्वल टू थीटा एट B इज इक्वल टू द WL² by 16 टाइम्स ऑफ EI।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया स्लोप की और डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला हो गया WL³/48 टाइम्स ऑफ EI। ठीक है, ये स्लोप की फॉर्मूला है, डिफ्लेक्शन स्लोप की फॉर्मूला हो गया फिर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए WL²/16 टाइम्स ऑफ EI। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द करेक्ट मैचिंग कैंटिलीवर बीम्स अंडर पॉइंट लोड एट टिप। कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड लगा कर रखा है तो फॉर्मूला हो जाएगी WL²/2EI। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये है आपका डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला। चाहे स्लोप हो चाहे डिफ्लेक्शन हो, ये स्लोप हो गया इसका WL²/2EI और डिफ्लेक्शन हो गया WL³/3EI। दो फॉर्मूला हो गया ये कैंटिलीवर का। तो इसका रॉन्ग है, दोनों ही नहीं है। बी का कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल में हो गया, अगर यूडीएल लगते हैं कैंटिलीवर बीम में तो स्लोप हो जाएगी WL³/6EI एंड डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL4/8EI। तो अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल लोड, नहीं ये फॉर्मूला नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, ये भी फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला देके रखा है यहाँ पे। फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग ए triangle load of intensity W at the support and 0 at the slope at the free end। कैंटिलीवर बीम है, ट्राइंगल लोड ऑफ इंटेंसिटी W at the support। इसका मतलब है ये एक 0 है यहाँ पे और यहाँ पे W इंटेंसिटी के लोड है कैंटिलीवर बीम में। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या आना है? द स्लोप। यहाँ पे हमें स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करना है। द स्लोप एट द फ्री एंड, यहाँ पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। थीटा एट बी फाइंड आउट करना है। सो थीटा एट बी फाइंड आउट करना है। So theta at B will be equal to WL³/24 times of EI। WL³/24 times of EI। So इसमें से अगर देखा जाए ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, और डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला हो जाएगा WL4/30 टाइम्स ऑफ EI। ये हो गया कैंटिलीवर बीम विद UVL। कैंटिलीवर बीम विद UVL के ये दो फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंसंट्रेटेड लोड WX एट द सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L, concentrated load WX at the center। If the load is changed to a uniformly distributed load, then the ratio of maximum deflection under concentrated load and under uniformly distributed। डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगी तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड बाय डिफ्लेक्शन ड्यू टू UVL। तो फॉर्मूला क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए फॉर्मूला डिफ्लेक्शन बनेगा WL³ क्या पूछा है हमें? द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL³/48 टाइम्स ऑफ EI, और अगर UVL रहेगा तब फॉर्मूला हो जाएगी 5/384 WL4/5/384 अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगा, तो डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 8/5। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को पसंद आए हैं लाइक वगैरह कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।